हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अगले व्लॉग के अंदर। मेरे पिछले व्लॉग के लिए मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी मोहब्बत देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आपकी इसी सपोर्ट की वजह से मन करता है कि और भी कुछ व्लॉगिंग करें, कुछ आपको नया दिखाने की कोशिश करें। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में, यहाँ ये सीधा रास्ता जाता है लाल किला और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक, और इसके बिल्कुल अपोजिट दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद, और ये सीधा रास्ता जाता है अंदर बल्ली मारान की तरफ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज आपको एक ऐसी नायाब चीज़ दिखाएंगे जो आपने देखी ज़रूर होगी लेकिन आप गए नहीं। कोशिश पूरी करेंगे कि आपको एक ऐसी चीज़ से रूबरू कराएं जिससे देख के आप खुश हो जाएं। तो प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहें। थैंक यू। ये नन्हे बच्चे हमारा स्वागत करते हुए मैं इनका दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी की शुरुआत करेंगे हम बल्ली मारान की खूबसूरत बाज़ार से, जो हमें एक ऐसी जगह ले जाने वाली है जहाँ की याद हमें ज़िंदा दिल कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है 27 दिसंबर 1797 को। हमें एक नायाब हीरा मिला जिसका नाम था मिर्ज़ा असद उल्ला बेग खान। जी, मिर्ज़ा असद उल्ला बेग खान उनका नाम था। और 27 दिसंबर 1797 को वो पैदा हुए हिंदुस्तान की सरजमी पे, आगरा के कला महल में। कुछ लोग गलियों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं आज की कहानी हमारी किस विषय पे होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उर्दू भाषा के फनकार, शायर मिर्ज़ा गालिब। आज भी काफ़ी अदब से लिया जाता है उनका नाम। उनके द्वारा लिखी गई गज़लें, शायरियाँ आज के पीढ़ी के प्रेमी प्रेमिकाओं को बहुत ही अपनी ओर खींचती हैं। मिर्ज़ा गालिब की शायरी बेहद आसान, और आज हम आपको मिर्ज़ा गालिब से जुड़ी जानकारी के कुछ अनछुए पहलू बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनके बोले हुए चंद अशारों से, जो कि बहुत खूबसूरत अशार हैं। ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो ये हम फाइनली इनकी मज़ार पे आ गए हैं। सॉरी, मज़ार पे नहीं, उनकी हवेली पे आ गए हैं। ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं जो कि आपको देखने में काफ़ी दिलकश लगेंगी। तो शुरुआत करते हैं गालिब साहब की ज़िंदगी के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ गालिब साहब का जन्म कब हुआ था। तो थोड़ी सी शुरुआत क्या कहते हैं गालिब साहब की आपको बता ही दिया है। गालिब साहब की सबसे पहली चीज़ ये कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में हमें कहीं पर भी, ना नेट पे ना गूगल पे, कहीं पर भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि उनकी पढ़ाई लिखाई क्या थी। फिर गालिब साहब की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो यहाँ पे पता चली, गालिब साहब जब यहाँ इंडिया में थे, जब वो दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में उन्होंने इस हवेली में जो उनके एक मुरीद थे, जो कि उनके एक चाहने वाले थे, नवाब साहब, जो इनकी हवेली से बिल्कुल ठीक बराबर में एक मस्जिद है, उन्होंने ये हवेली इनको गिफ्ट में दी थी कि आप यहाँ पे रहिए।
ये इस हवेली में लगभग शायद मैं कितना हद तक सही हूँ कितना गलत हूँ, तो 8 से 10 साल वो इस हवेली में रहे थे। तो जब गालिब साहब की शादी जब हुई थी तो गालिब साहब की उम्र थी 13 साल और उनकी वाइफ की उम्र थी 11 साल। और उनकी वाइफ का जो नाम था, उनका नाम था उमराव बेगम, जो कि आगरा से ही बिलोंग करती थी। गालिब साहब की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात से गुज़री, बहुत ज़्यादा परेशानियों में गुज़री। ये आप जो किताब रखा देख रहे हैं ये उस दौर की है, लेकिन ये गालिब साहब की नहीं है। ये एक चित्र दर्शाया है कि मतलब गालिब साहब दिखते कैसे थे, क्या उनकी ज़िंदगी में। बट लेकिन यहाँ पे जब आए तो बहुत कुछ महसूस हुआ कि हकीकत में एक ऐसे फ़नकार हमारे बीच में रहे जो अब उनके बारे में जितना उनके बारे में नेट पे होना चाहिए था उतना नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद उनके बारे में बिल्कुल थोड़ी सी ही इन्फॉर्मेशन नेट पे हमें मिली, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये बताते हैं कि इस हवेली में को अभी AI वालों ने अपने अंडर में लिया है कुछ साल पहले। यहाँ पहले पूरी हवेली में इंक्रोचमेंट हो चुका था, लोग यहाँ पे रहते थे, कोई कारखाना चलाता था, कुछ चलाता था, तो AI वालों ने यहाँ पे उसको खाली करा के इसको तब्दील करा उनके घर पे। ये उस ज़माने की शतरंज है, बट लेकिन हमने किसी से पूछना चाहा तो उन्होंने बताया कि उस ज़माने की नहीं है, ये अभी आर्टिफिशियल रखी है ताकि आने वाला देखे और वो थोड़ा सा उसको देख के इंटरेस्ट ले। और अभी यहाँ का जो पूरा सिस्टम है, हाल है, वो बिल्कुल डंप हो चुका है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में बली मारान से लेकर निज़ामुद्दीन का पूरा सफ़र दिखाएंगे, जो सफ़र आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उनकी ज़िंदगी से लेकर उनके मरने तक का पूरी जो इन्फॉर्मेशन जितनी हमें पर्याप्त मिल चुकी है वो हम आपको बताएंगे। ये जो लिबास आप देख रहे हैं, ये लिबास एक्चुअल में अभी ही डिज़ाइन किया है, ये पहले का लिबास नहीं है जैसे कि हमें बताया गया है। तो मैं एक शेर अभी शुरू में जो पढ़ रहा था वो मेरा अधूरा रह गया था, तो उस शेर का मैं दोबारा पढ़ूँगा। ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, डुबाया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। वाह, कितनी प्यारी लाइन कही है ना। आप सुनेंगे, वाकई में इसकी गहराई को समझने के लिए ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये लाइनें एक बार आंखें बंद करके बोलेंगे तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। हम अब आ चुके हैं निज़ामुद्दीन पे, जहां मिर्ज़ा गालिब साहब का आस्थाना है। हम अंदर गेट की ओर चलते हैं। ये जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, इससे मिर्ज़ा गालिब का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सारी कब्रें हैं, इनका मिर्ज़ा गालिब से कोई भी लेन देन नहीं है। ये मुग़ल शासक के दौर में है। इसके बारे में भी आपको मैं पूरी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, ये दरगाह है।
इस सदी के सबसे बड़े फनकार मिर्ज़ा गालिब साहब की। और बताया ये भी गया है 1955 में जब गालिब एकेडमी का गठन हुआ, उसके बाद इनकी दरगाह को बनाया गया। इससे पहले इनकी दरगाह का बहुत बुरा हाल था, जैसे कि हमें बताएगा, तो मैंने आपको बता रहा हूँ। गालिब साहब की जो दरगाह है वो 1955 में जाके इसमें सफ़ेद पत्थर लगे, जो कि गालिब एकेडमी वालों ने लगवाए। इनके जो फ़ारसी के कुछ अल्फाज लिखे हैं इसके अंदर, जो कि मैं समझ नहीं पाया हूँ। और ठीक बाहर निकलते ही आपको मैं दिखाऊंगा। इनकी वाइफ की भी कब्र यहीं है। और ये फनकार हमको 15 फरवरी 1869 पर छोड़ के चले गए थे। ये कब्र इनकी वाइफ की है, जिनका नाम उमराव बेगम था। और ये कब्र इनकी दामाद की है। जैसे कि हमें मालूम पड़ा, हमने जो जितनी इन्फॉर्मेशन निकाली, हमें यही मालूम चला ये कब्र इनके दामाद की थी। और ये जो गालिब साहब के एतराफ़ में जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं, ये सारे इनकी औलादों की और उनके रिश्तेदारों की हैं। और गालिब साहब के बारे में एक चीज़ बहुत मतलब किस तरह से अल्फाजों में बयां करूं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं अल्फाजों को नहीं पिरो सकता। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो अल्फाज बताऊं। जब मुझे बहुत ताज्जुब की बात है, जब गालिब साहब का, जैसे कि मुझे पता चला, जब गालिब साहब का 1869 में इंतकाल हुआ, तो इतनी बड़ी शोहरत रखने वाले इंसान के बारे में एक गुमनामी की मौत मिली इनको। गालिब साहब की 72 साल की उम्र के अंदर इंतकाल हो चुका था। 72 साल की उम्र में इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया था जो आज लोगों के दिलों में ज़िंदा है। बस उस दौरान उनको वो शोहरत नहीं मिली जो उनको मरने के बाद जो हासिल हुई है। उतनी शोहरत उन्हें पहले नहीं मिली थी जितनी शोहरत उनको उनके मरने के बाद मिली। और प्लीज़ गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत आपको लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी सारी इन्फॉर्मेशन नेट से निकाली है। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं वो आप लोगों के लिए बनाते हैं, जितने भी कंटेंट बनाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए। और इतनी गर्मी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, 42 डिग्री सेल्सियस में भी मैं ये आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मेहनत को प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और बाहर का वो व्यू दिखाता हूँ जो आपने अभी आते हुए देखा था। ये जो आप कब्र देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये गुजरात के उस टाइम के उप राज्यपाल हुआ करते थे मुग़लों के दौर में। गुजरात के, जी बिल्कुल, गुजरात के मुग़ल दौर के शासक राज्यपाल थे। तो ये उनकी पूरी फैमिली के, और जहाँ बताया गया है कि यहाँ पूरे 64 पिलर्स हैं, यानी 64 खंबा के नाम से ये मज़ार पूरा मशहूर है। आप निज़ामुद्दीन में आ सकते हैं, और ये यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन निज़ामुद्दीन है। ये 64 पिलर्स हैं। यहाँ पे बहुत देख की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोसीदा होती जा रही हैं, सफाई का कुछ भी ध्यान नहीं है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैक राइडर डेली।